आज कहानी एक प्लेन क्रैश की जिसे हवाई दुर्घटनाओं का टाइटैनिक कहा जाता है। एयरबस 330 मॉडल का एक प्लेन जिसमें एडवांस तकनीक ऑटो पायलट सिस्टम मौजूद था। इस कदर एडवांस की टेक ऑफ से लैंडिंग के बीच पायलट को सिर्फ 3 मिनट प्लेन हैंडल करने की जरूरत पड़ती थी। 1992 में अपनी पहली फ्लाइट से 2009 तक इस मॉडल के किसी भी प्लेन के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन फिर एक रोज एयर फ्रांस के इसी मॉडल का एक प्लेन बीच हवा में अचानक गायब हो जाता है। किसी को नहीं पता कि कैसे हुआ। 2 साल की खोज के बाद मिले ब्लैक बॉक्स से असलियत सामने आती है प्लेन के आखिरी 4 मिनटों की कहानी, जो जितनी हैरत अंगेज थी उतनी ही डरावनी भी थी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एके नॉलेज एयर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। सिलसिलेवार तरीके से चलते हुए जानते हैं उस रोज हुआ क्या था। साल 2009, तारीख 31 मई, ब्राजील के रियो डी जेनेरिया एयरपोर्ट से एयर फ्रांस का प्लेन टेक ऑफ करता है। प्लेन का मॉडल एयरबस 330-203, फ्लाइट संख्या 447। टेक ऑफ के वक्त घड़ी में समय हुआ था शाम के 7:30 बजे। करीब 10.5 घंटे की इस फ्लाइट का डेस्टिनेशन था पेरिस का डिगोल एयरपोर्ट। एयर फ्रांस का नियम था कि 10 घंटे से ज्यादा की किसी भी फ्लाइट में पायलट को बीच में ब्रेक लेना होगा। इस तरह उस दिन प्लेन में 3 पायलट थे, कैप्टन मार्क डुवा और 2 फर्स्ट ऑफिसर डेविड रॉबर्ट और पियरे बोनिन। डुवा इनमें सबसे अनुभवी थे, जबकि डेविड रॉबर्ट सबसे कम अनुभवी थे। क्रू को मिलाकर प्लेन में कुल 228 लोग सवार थे। उस रोज टेक ऑफ के वक्त प्लेन की कमांड युवा और बोनिन के हाथ में थी, जबकि डेविड रॉबर्ट कॉकपिट के पीछे बने एक छोटे से केबिन में नींद पूरी कर रहे थे। रात के करीब 1:30 बजे प्लेन ब्राजील के एयर स्पेस से निकलकर अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ने लगता है। कैलेंडर पे तारीख बदलकर हो गई थी 1 जून। अगले कुछ घंटे तक प्लेन एक ऐसे एरिया में उड़ने वाला था जहां रडार काम नहीं करते। वेस्ट अफ्रीका के देश सेनेगल की राजधानी डकार के नज़दीक पहुंचते ही प्लेन दोबारा रडार की रेंज में आता है, लेकिन उस रोज़ 2.5 घंटे बाद प्लेन रडार पर नहीं दिखा। एयर फ्रांस के अधिकारी चिंता में पड़ गए। घंटे दिन में तब्दील हुए और दिन हफ्तों में, लेकिन फ्लाइट 447 का कुछ पता नहीं चला। फिर चंद रोज़ बाद कुछ लोगों ने अटलांटिक में बहता हुआ प्लेन का एक मलबा देखा। बचाव दल ने समुद्र से 50 से ज़्यादा शव निकाले। करीब 150 लोग अभी भी गायब थे। इनकी खोज जारी थी, लेकिन जिस चीज़ को ढूंढना सबसे इम्पोर्टेंट था वो था प्लेन का ब्लैक बॉक्स। फ्रांस सरकार ने ब्लैक बॉक्स को ढूंढने के लिए पूरा जोर लगाया। यहाँ तक कि समुद्र की तलहटी में सबमरीन भी भेजी गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। एयरबस 330 मॉडल के सैकड़ों विमान रोज़ उड़ान भरते हैं। ऐसे में ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट था कि प्लेन किस वजह से क्रैश हुआ। क्या ऐसा किसी तकनीकी दिक्कत के चलते हुआ? अगर हाँ, तो उस दिक्कत का पता लगाने के लिए ब्लैक बॉक्स का मिलना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अधिकारी खोजते रहे, लेकिन 2 साल की कोशिशों के बाद भी ब्लैक बॉक्स नहीं मिला। तब बुलाया गया उस ऑफिसर को जिसने 1985 में टाइटैनिक का मलबा खोज निकाला था। रॉबर्ट बेलाट और उनकी टीम ने अप्रैल 2011 में अटलांटिक के अंदर 4000 मीटर की गहराई में प्लेन का मलबा ढूंढ निकाला। साथ में ब्लैक बॉक्स भी था। इस ब्लैक बॉक्स में उन आखिरी 4 मिनट्स की पूरी कहानी कैद थी, जिससे इस पहेली का खुलासा होने वाला था। क्या हुआ था उन 4 मिनट्स में, आइए जानते हैं। दिक्कत की शुरुआत ठीक उस वक्त हुई थी जब प्लेन के मैन पायलट मार्क डुबा ब्रेक लेने के लिए अपनी सीट से उठे। पैसेंजर को डिनर सर्व किया जा चुका था। डुबा कॉकपिट के पीछे बने कैबिन में नींद लेने के लिए चले गए और उनकी जगह डेविड रॉबर्ट ने ले ली। हालांकि प्लेन का कंट्रोल अभी भी फर्स्ट ऑफिसर पियरे बोनिन के हाथ में था। बोनिन सबसे कम अनुभवी थे, फिर भी डुबा ने उन्हें फ्लाइट की कमान संभालने के लिए चुना। वैसे भी प्लेन ऑटो पायलट मोड में ही था। टेक ऑफ से पहले ही प्लेन के कंप्यूटर में फ्लाइट पाथ डाल दो। इसके बाद सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग के अलावा पायलट को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बोनिन आराम से प्लेन उड़ा रहे थे, तभी सामने उन्हें कुछ बादल दिखाई दिए। बाहर बिजली कड़कड़ा रही थी। इस रास्ते में ऐसा होना नॉर्मल भी था। कुछ देर में मौसम थोड़ा और ख़राब हुआ।
कॉकपिट के शीशे पर अब बिजली की धारियां पड़ने लगी, जिसे उड़ान की भाषा में एल्मोस फायर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप स्क्रीन पर एल्मोस फायर के कुछ फोटोज देख रहे हैं। बिजली और बादल परेशानी नहीं थी, लेकिन ऐसा मौसम एक दिक्कत जरूर पैदा कर सकता है। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग के मुताबिक रात के 2 बजे प्लेन में जोरों की आवाजें आने लगी। ये आइस क्रिस्टल थे, ओले कह सकते हो आप, जो प्लेन से टकरा रहे थे। आइस क्रिस्टल के टकराने से 2 चीजें हुई। आइस क्रिस्टल ने प्लेन की बॉडी में लगे 3 सेंसर को ब्लॉक कर दिया। ये सेंसर पीटर ट्यूब कहलाते हैं, जो पायलट्स को प्लेन की स्पीड वगैरह का डाटा मुहैया कराते हैं। जैसे ही ये सेंसर ब्लॉक हुए, प्लेन का ऑटो पायलट बंद हो गया। हालांकि किसी प्रकार की इमरजेंसी नहीं थी। पायलट बॉनिन को सिर्फ इतना करना था कि प्लेन को मैन्युअली कंट्रोल कर उसे अपनी स्पीड पर बनाए रखना था। कुछ देर बाद बर्फ पिघल जाती और ऑटो पायलट दोबारा ऑन हो जाता, लेकिन पता ही नहीं क्यों बॉनिन ने अपनी सीट के बगल में लगी साइड स्ट्रिक को तेजी से पीछे की ओर खींच लिया, जिससे प्लेन की नाक ऊपर की ओर चली गई। प्लेन ऊंचाई की ओर जाने लगा। ये पायलट की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उन्हें अभी इस बात का एहसास नहीं था। इसे गलती क्यों कह रहे हैं हम? इसके लिए आपको उड़ान से रिलेटिव एक फिनोमिना को समझना होगा, जिसे स्टॉलिंग कहते हैं। स्क्रीन पर आपको कुछ तस्वीरें दिख रही हैं। जब कोई प्लेन उड़ान पर होता है, आमतौर पर 2 तरह के प्रेशर उसे हवा में बना रखते हैं। पंख के ऊपर हवा का प्रेशर कम होता है, जो पंखों को ऊपर की ओर उठाता है, जबकि पंखों के नीचे हवा का प्रेशर ज्यादा होता है। ये प्रेशर पंखों को ऊपर की ओर ढकेलता है, साथ में प्लेन भी ऊपर जाता है। प्लेन जब हवा में सीधा रहता है तो ये दोनों प्रेशर बराबर काम करते हैं और प्लेन का बैलेंस बनाए रखते हैं। अब देखिए तब क्या होता है जब प्लेन ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करता है। ऐसे में प्लेन की नाक तिरछी हो जाती है ऊपर की ओर। हवा जिस एंगल पर पंख से टकराती है उसे एंगल ऑफ अटैक कहते हैं। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है, पंख के ऊपर की तरफ बहने वाली हवा पंख से टकराकर बिखरने लगती है और एक स्मूथ एयरफ्लो बरकरार नहीं रह पाता। अगर एंगल ऑफ अटैक एक क्रिटिकल वैल्यू से एक लेवल से ऊपर चला जाएगा तो इससे प्लेन का स्टॉल होना कहते हैं। जब वह रफ्तार नहीं पकड़ पाता है, ऐसी हालत में इंजन चालू होने के बावजूद प्लेन नीचे गिरने लगता है। स्टॉल समझने के बाद अब जानते हैं उस रोज क्या हुआ। सेंसर पर आइस क्रिस्टल जमने से प्लेन का ऑटो पायलट बंद हो चुका था, लेकिन प्लेन में और कोई दिक्कत नहीं थी। बॉनिन अगर उसे सामान्य रूप से उड़ाते रहते तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन हड़बड़ी में उन्होंने उसे ऊपर की ओर उठा दिया। बॉनिन स्क्रीन पर नज़र आ रही स्पीड को देख रहे थे, जो धीरे धीरे कम हो रही थी, यानी प्लेन स्टॉल कर रहा था, धीमा पड़ रहा था। प्लेन के बारे में एक बेसिक चीज़ है कि वो हवा में अपने आप ऊपर नहीं जा सकता अगर उसकी स्पीड नहीं है। अगर वो सीधा हवा को नहीं चीर पा रहा है तो वो एल्टीट्यूड गेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो हवा पंखों से टकरा रही है वो उसे हाइट भी दे रही है, वही उसे एल्टीट्यूड भी दे रही है। तो अगर प्लेन धीमा पड़ रहा है तो आप मान के चलिए कि वो ऊंचाई भी उसकी घटेगी और वो ज़मीन की तरफ आने लगेगा। एनीवेज उन्होंने इस डाटा पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सेंसर में क्रिस्टल जमा होने की वजह से गलत डाटा रिसीव हो रहा है। प्लेन की स्पीड है, असलियत कुछ और थी। कुछ ही मिनट्स में सेंसर में जमा बर्फ पिघल चुकी थी और सेंसर सही से काम कर रहे थे। बॉनिन और उनके साथी ने ये समझने में गलती की। प्लेन जोर की आवाज़ें कर रहा था और दोनों ने इसका मतलब ये निकाला कि प्लेन की स्पीड बहुत तेज़ है, जबकि सामने सेंसर उन्हें बता रहे थे कि स्पीड कम होती जा रही है, प्लेन स्टॉल हो रहा है। स्पीड बढ़ाने के लिए बॉनिन ने प्लेन की नाक ऊपर की तरफ बनाए रखी। प्लेन 40,000 फीट की ऊंचाई तक गया। इसके बाद स्टॉल हुआ और वो नीचे की ओर गिरने लगा। एज अ रिजल्ट प्लेन के अलार्म सिस्टम एक्टिवेट होकर तेजी से बजने लगे। दोनों पायलट्स को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हो रही है। बॉनिन ने मैन पायलट मार्क डूबा को नींद से जगाया। डूबा उठ कर आए, लेकिन उन्हें भी शुरुआत में कुछ समझ नहीं आया। उनका ध्यान बॉनिन के हाथ की तरफ गया नहीं, जो अभी भी कंट्रोल स्टिक को खींचे हुआ था। वो अभी भी उसे ऊपर भेज रहे हैं। स्टॉल वार्निंग लगातार बज रही थी, लेकिन जब तक डूबा इसकी वजह समझ पाते बहुत देर हो गई थी। डूबा को जब तक गलती समझ में आई, प्लेन और अटलांटिक की सतह के बीच सिर्फ 10,000 फीट की दूरी बची थी। 2:14 पर वॉइस रिकॉर्डर ने पायलट के आखिरी शब्द रिकॉर्ड किए। डूबा बार बार चिल्ला रहे थे, ऊपर खींचो, प्लीज पुल अप, प्लीज पुल अप। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। प्लेन सीधा अटलांटिक सागर में गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए।
प्लेन में सवार 228 लोगों में से एक की भी जान नहीं बच पाई। फ्रेंच सरकार ने प्लेन हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाई। कमेटी ने माना कि इस प्लेन हादसे की वजह पायलट की गलती थी, लेकिन उड़ान एक्सपर्ट की इससे अलग राय भी थी। फ्लाइट 447 हादसे पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री में एविएशन स्पेशलिस्ट डेविड ली ऑटोमेशन की सनक को इस हादसे की वजह मानते हैं। डेविड ली के मुताबिक विमान कंपनियां विमानों को अधिक से अधिक ऑटोमेटिक बनाने पर जोर दे रही हैं। ट्रेनिंग के दौरान भी यही जोर रहता है कि पायलट ऑटोमेटेड सिस्टम पर अधिक से अधिक डिपेंड रहें। ऐसे में पायलट मैनुअल मोड का कम से कम इस्तेमाल करते हैं और पायलट को अलग अलग सिचुएशन में प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस बहुत कम मिलता है। इमरजेंसी की सिचुएशन में ये एक्सपीरियंस ही सबसे ज़्यादा काम आता है। मशीनों पर ज़्यादा डिपेंड रहना कभी कभी जानलेवा साबित हो सकता है। ये प्लेन हादसा इसी बात का एग्जाम्पल था।